हमारे प्रदेश में रबी फसलों की कटाई के बाद खेत खाली हो जाते हैं। ऐसे में जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई जल की व्यवस्था है वे ग्रीष्मकालीन उड़द की खेती करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो ग्रीष्मकालीन उड़द की खेती से अधिक पैदावार लेने के लिए कौन सी किस्म का चुनाव करें और खेत तैयारी से लेकर बुवाई तक के सभी कार्यों को किस तरह संपादित करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सिंह बघेल से। भाइयों, ग्रीष्मकालीन उड़द की खेती की जब हम बात करते हैं तो ये सर्वोत्तम समय है हमारी उड़द की बुआई का। और इस वक्त हमारे किसान भाई जो फरवरी का ये माह चल रहा है, फरवरी से लेकर अभी आप मार्च के प्रथम सप्ताह तक आप उड़द की खेती के लिए बुआई कर सकते हैं। और जब बुआई करें तो इस बात का ध्यान रखें कि हम जो बीज है वो गुणवत्ता वाला हो और सही स्थानों से खरीदा गया हो। जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं या बीज निगम है, इनके माध्यम से आप बीजों का चयन कर सकते हैं, अच्छी किस्मों का चयन कर सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। और जब हम किस्मों की बात करते हैं तो पंतनगर से जो किस्म निकाली गई हैं उसमें पंतनगर 30, पंतनगर 31 और पंतनगर 40 जो किस्म है और प्रसाद जो किस्म है, इन किस्मों का आप उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी किस्में हैं जिनका आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। उड़द की खेती विभिन्न प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, लेकिन सबसे उपयुक्त भूमि दोमट होती है। उड़द की खेती के लिए 2-3 हैरो लगाकर या कल्टीवेटर करके पाटा लगा देना चाहिए। बुवाई से पहले खेत में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है, जिससे अच्छा जमाव हो सके। बुआई के पहले चाहें तो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग 2 से 3 टन प्रति हेक्टेयर की दर से आप उपयोग कर सकते हैं। इससे आपके खेत में अच्छा नमी भी बनेगी और पौधों को लिए वो फायदेमंद भी होगा। जो हमारी खाद की जो मात्रा है प्रति हेक्टेयर की दर से, जो हमारा 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 से 30 किलोग्राम पोटास की जो मात्रा है उसका उपयोग आपको खेत की बुआई के दौरान ही करना है। जो आपकी बची हुई नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो आपको लगभग 20 से 25 दिन बाद जब आप प्रथम सिंचाई करें उस दौरान आप उसको दें, ताकि आपके पौधों की बढ़वार और अच्छी होगी और अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। खेत में बुआई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम बुआई करें तो जो बीज दर है वो सही मात्रा में उपयोग करना चाहिए। ग्रीष्मकालीन जब हम उड़द की बुआई करते हैं तो उसमें लगभग हमारी 20 से 25 किलोग्राम तक उड़द की ज़रूरत होती है। इसके बाद में बीजोपचार सर्वोत्तम करना है और सर्वप्रथम बीजोपचार के लिए आपको चाहिए कि कार्बनडाजिम जो दवा है उसकी लगभग 1.5 से 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उसको अच्छी तरीके से मिलाएं और मिलाने के बाद ही बुआई करें। इसके साथ ही आप राइजोबियम कल्चर जो है, जो कि जैव उर्वरक के रूप में किसान भाई उपयोग कर सकते हैं, इसका टीका लगाएं या इसका हम बीजोपचार भी कर सकते हैं। एक पैकेट आपके एक खेत में हमारे बुआई के लिए जो बीज होता है उसके लिए पर्याप्त होता है। उसको अच्छी तरीके से बीजों में मिलाएं और इसके बाद में खेत में उसकी बुआई करें। दूसरी बात है, जब भी आप बुआई कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारे पौधे से पौधे की दूरी है वो लगभग 10 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो रो से रो की दूरी है, जो हमारी कतार है, उसकी दूरी जो है वो लगभग 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बुआई हमेशा 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर ही होना चाहिए। ज़्यादा उतला होगा तो भी नुकसान होता है और ज़्यादा नीचे जाने से जो उसका अंकुरण है उसमें समस्या आती है। इस प्रकार किसान भाई बुआई के समय इन सब बातों का ध्यान रखते हुए बुआई करें। बुआई के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई अगर कर देते हैं तो आपका अंकुरण अच्छा प्राप्त होगा और अंकुरण प्राप्त होगा तो पौधों की बढ़वाड़ भी अच्छी आएगी। साथ ही साथ आप इस बात का भी ध्यान रखें कि लगभग 25 से 30 दिन बाद तो एक हल्की सिंचाई करें तो आपकी उड़द की फसल की जो गुणवत्ता है उसमें निखार आएगा और अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। खरपतवारों का नियंत्रण पेंडिमेथलिन 30 EC रसायन की 3.3 लीटर मात्रा को 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर बुआई के बाद छिड़कने से भी किया जा सकता है। आवश्यकता यह है कि फसल को बुआई से 40 से 45 दिन तक खरपतवार रहित रखना चाहिए। प्रारंभ में अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, खेत अच्छी तरीके से तैयार नहीं हुआ है और भी अन्य समस्याएं रहती हैं, तो खरपतवारों की समस्या बहुतायत में देखी जाती है। तो खरपतवार से निजात पाने के लिए हमें चाहिए कि निंदाई गुड़ाई आप लगभग 25 से 30 दिन की जो समय अवधि होती है, इस बीच में अगर आप निराई गुड़ाई करें तो निश्चित रूप से आपकी जो उड़द की फसल है उसकी अच्छी बढ़वार प्राप्त होगी और आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। प्रदेश के बहुत से किसानों ने गेहूं और जौ की फसल लगा रखी है और इस समय उनकी फसल बलियां बनने की अवस्था पर है, लेकिन इस समय इन फसलों में
अनावृत कंडवा रोग का प्रकोप देखने में आ रहा है, तो आप किस प्रकार से करें अनावृत कंडवा रोग का नियंत्रण, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर PS शेखावत। एक बीमारी आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है जौ में लगने वाला जो अनावृत कंडवा रोग है, जिसको हम लोग लूज स्पॉट बोलते हैं और किसान अपनी भाषा में अनावृत कंडवा रोग या कागिया रोग उसको बोलते हैं। आप देख रहे हैं जौ के अंदर जो बाली बननी चाहिए थी, उस बाली के स्थान पे ये पूरा काला फंगस का जो बीजाणु है वो भर गया है और एक भी दाना इसमें पैदा नहीं हुआ। इस रोग से जो नुकसान होता है वो जितना प्रतिशत रोग होगा उतना प्रतिशत नुकसान होगा। इसका मतलब ये है कि यदि खेत के अंदर 10% नुकसान है तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ 100 बोरी हमारे गेहूँ होना चाहिए था वहाँ 90 बोरी गेहूँ या जौ, ये गेहूँ में भी लगता है जौ में भी लगता है, तो हमें 10% का सीधा नुकसान है। किसान भाइयों, गेहूं और जौ की फसल में होने वाले प्रमुख रोगों में एक है अनावृत कंडवा। यह अस्टिलेगोनुडा एवं टिटिसाइड नामक फफूंद से होने वाला बीज जनित रोग है। इस रोग से प्रभावित बालियां काली भूरी पाउडर जैसी दिखाई देती हैं। बालियों का पूरा गुच्छा रोग से प्रभावित रहता है। इस रोग की रोकथाम समय पर न होने पर ये तेजी से फैलता है, जिससे 40% तक नुकसान होने की संभावना रहती है। किसान भाइयों, आपके गेहूं और जौ की फसल में कंडवा रोग का प्रकोप न हो, इसके लिए आपको समय रहते कुछ उपायों को अपनाना होगा, तभी आपकी फसल इस रोग से बच पाएगी, जो इस प्रकार से है। और इस बीमारी का जो उपचार है वो बिल्कुल आसान है। जैसे हम जो ये कंडवा रोग है उनका बीज उपचार से 100% कंट्रोल होता है, लेकिन खड़ी फसल में इसका निदान संभव नहीं है। तो किसान भाइयों, आपसे ये गुजारिश है कि जब भी आप गेहूँ और जौ की फसल लगाएं तो इन कंडवा रोगों से बचने का बिल्कुल सस्ता और बिल्कुल प्रभावी तरीका है कि आप इससे पहले बिना बीज उपचार के अपनी फसल नहीं बोएं। तो बीज उपचार के लिए क्या करना है? सबसे पहली दवाई है वो जिसको हम बोलते हैं टेबुकोनाजोल 2% DS। टेबुकोनाजोल 2% ये पाउडर फॉर्म में दवाई आती है, चूर्ण के रूप में प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचार करना है। यदि ये दवा आपको बाजार में उपलब्ध नहीं हो तो दूसरी दवा के रूप में हमें कार्बोक्सिन और थीराम, इसका मिश्रण आता है 1:1 का। इस दवा को आप 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से भी काम में ले सकते हैं और इस दवा से आप उपचार करने के बाद ही अपनी गेहूं और जौ की फसल की बुआई करनी है। इससे आप जौ में लगने वाले जो कंडवा रोग है उनसे आप आसानी से और 100% नियंत्रण होता है, बच पाएंगे। किसान भाइयों, इलाज से बेहतर बचाव होता है। यदि किसान भाई गेहूं जौ की फसल को अनावृत कंडवा रोग से बचाना चाहते हैं तो इसके लिए प्रमाणित या रजिस्टर्ड और रोग मुक्त बीजों का उपयोग करें। अनावृत कंडवा रोग प्रतिरोधक किस्मों का चयन करें। बीजों को फफूंदनाशी दवा से उपचारित करके बोएं तो आपकी फसल को रोग नहीं लगेगा और पैदावार अधिक मिलेगी। तो अभी जो आपके खेत में जो ये दिख रहे हैं जो बालियां हैं, तो आप अब चिंता नहीं करें। खड़ी फसल में अब रोग का प्रसार इस समय आर्थिक रूप से कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए आपको कोई दवाई डालने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई किसी भी दवाई का छिड़काव नहीं करें। यदि इसी जो उत्पाद होगा उसको आप बीज के रूप में काम में लेना चाहते हैं तो ये जरूर है कि आप इनको किसी प्लास्टिक की थैली में बहुत सावधानी पूर्वक इस जो काली बाली है उसको डाल के हिले नहीं, यदि हिलेगी तो अन्यथा ये सारा पाउडर और ज्यादा खेत के अंदर फैल जाएगा। तो बहुत सावधानी पूर्वक उसको थैली के अंदर डाल के नीचे से कैंची से काटें और उसके बाद में इनको गड्ढे में गाड़ के या जला के नष्ट करें। और यदि आपको बीज के रूप में यदि काम नहीं लेना है तो फिर कोई इस सीजन में ये कोई आर्थिक रूप से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम बेलार, जिला रतलाम के कृषक रघुराज पाटीदार ने। यह लहसुन की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रघुराज पाटीदार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि आपको मालूम है कि लहसुन की खेती किसान भाई बहुतायत से करते हैं और ये मसालेदार फसलों में प्रमुख है। लहसुन अपने आप में बहुत अच्छी फसल है। इसमें रोग कीट सामान्यतः कम लगते हैं और यदि उन्नत किस्में जैसे किसान भाई लगाते हैं तो उनमें चूँकि पैदावार ज़्यादा होती है, पोषक तत्वों की मांग ज़्यादा होती है,
पानी की ज़रूरत भी पड़ती है। इन सब बातों को देखते हुए इनके प्रबंधन में जब कभी कोई कमी होती है, उस वजह से कीटों का और रोगों का प्रादुर्भाव होना संभव है। लहसुन फसल की बंटवार में खरपतवार काफी बाधा पहुंचाते हैं। ये फसल से पानी एवं उर्वरक में प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिस कारण फसल कमजोर हो जाती है। इसलिए इनका नियंत्रण करना बेहद जरूरी होता है। स्वच्छ खेती अनिवार्य है, माने जहाँ लहसुन लगी हुई है वहाँ खरपतवार नहीं होना चाहिए, नहीं तो उससे कई तरह का नुकसान होता है। यदि हमारी फसल 45 से 60 दिन की अवस्था में है तो इसमें निराई गुड़ाई ही कर सकते हैं, और निराई गुड़ाई करके खरपतवार के पौधों को उखाड़ना है, उनको अलग करना है, और निराई गुड़ाई के लिए खुरपी है, साधन है, उठाना है, उनको निकालना है, अलग करना है। अच्छी बंटवार के लिए जरूरी है कि लहसुन की फसल में उचित समय पर सिंचाई दी जाए। तो इसमें कब और किस तरह सिंचाई करना लाभदायक है? पानी के प्रबंधन में विशेष ध्यान देना है कि पानी जितना ज़रूरत हो, जिस समय ज़रूरत हो उस समय देना, और फसल में पानी की ज़रूरत का जो व्यवस्था है वो इस तरह से है कि यदि जहाँ फसल लगी हुई है लहसुन की, वहाँ यदि ज़मीन चिटकने सी लगे, हल्की सी ऊपर ज़मीन चिटकने लगे, उस स्थिति में ही पानी देने की कोशिश करना चाहिए। सिंचाई खेत के अंदर उतनी होना चाहिए जितना कि खेत की मिट्टी अवशोषित कर ले, पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो पौध गलन रोग की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये सिंचाई का काम किसान भाइयों, लहसुन की फसल में मिट्टी यदि भारी है तो 10 से 15 दिन की अवधि में करना चाहिए। यदि मिट्टी हल्की है तो 8 से 10 दिन में किया जा सकता है। किसान भाइयों, इस समय लहसुन की फसल पर कुछ कीट एवं रोग का प्रकोप भी देखने में आ रहा है, जो कि फसल को काफी क्षति पहुंचा रहे हैं। तो ये कीट व रोग कौन कौन से हैं और इनकी रोकथाम किस तरह करनी है, आइए इस बारे में जानते हैं। इसमें भी ये थ्रिप्स नाम का कीट, रस चूसक कीट लगता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नाइट्रोजन की मात्रा यदि हम दे रहे हैं और अधिक मात्रा हो जाती है तो पौधे का रंग, पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है। गहरा हरा हो जाने के कारण कीड़ों को प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, जिसमें रस चूसक कीड़े मुख्य रूप से थ्रिप्स प्रभावित करते हैं और यह रस चूसकर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि नाइट्रोजन का संतुलित मात्रा में उपयोग करें। लहसुन की फसल में रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का उपयोग हम करें, और इसमें है इमिडाक्लोप्रिड है, 50 से 60 मिलीलीटर प्रति एकड़ के दर से इस्तेमाल कर सकते हैं, और लगभग 120 मिलीलीटर से 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टर की दर से इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी में घोल बना के छिड़कना है। तो इनमें जो लगने वाले लहसुन में प्रमुख रोग है, एक तो बैंगनी धब्बा रोग लग जाता है, और उसकी वजह से पत्तियां अपने स्वाभाविक रंग से बदलकर भूरी और बैंगनी रंग की होने लगती हैं, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है और उनके लहसुन की कलियों की संख्या, उनका आकार, उनके वृद्धि में, वजन में अंतर आता है। इस रोग को नियंत्रित करने के लिए कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है, जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये भी मात्रा 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में अच्छी तरह से साफ पानी में घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं और रोग को नियंत्रित कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। वैज्ञानिक तकनीक से बरबटी की खेती करके ले अधिक उपज। समेकित पद्धति से खेती करके बढ़ाएं अपनी आमदनी। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं उसके सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।